प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम? मैं आशा कर रही हूँ कि आप अपने घर पर अपने अभिभावकों की निगरानी में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन भी कर रहे हैं। परंतु अभी भी मुझे थोड़ी सी उम्मीदें और हैं बच्चों आपसे। तो ये हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब सभी बच्चे, कक्षा 10वीं के सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और समय समय पर जो भी आपको असाइनमेंट, कोई भी आपको कार्य दिया जाता है उसे पूरा करेंगे। तो बच्चों, मैं नए विषय के साथ आज उपस्थित हूँ आपके सामने। हमारा विषय है आज का पाठ 10, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, नेताजी शब्द जहन में आते ही, मस्तिष्क में आते ही हमारे समक्ष एक तस्वीर प्रस्तुत होती है, वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उनके नाम से परिचित ना हो। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे नेताजी द्वारा दिए गए। और सच में इन नारों से ऐसा लगता है कि हमारे खून में उबाल आ जाता है कि हाँ, हम अपने देश के लिए कुछ करें, हम अपने देश पर मर मिटें, हम अपने देश पर अपना तन मन धन न्यौछावर करें। तो आज अगर मैं समय की मांग देखूं तो देशभक्ति क्या है? आज देशभक्ति है हम जो भी हमारे लिए निर्देश जारी हो रहे हैं समय समय पर हम उनका पालन करें। जैसा कि हम कह सकते हैं, कोरोना महामारी है ना, तो उसमें आपको अपनी जान भी बचानी है, आपको दूसरों के लिए भी अच्छा कार्य करना है, उनको भी सुरक्षित रखना है। तो उस प्रयास में हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी देशभक्ति का परिचय कैसे दे सकते हैं? सरकार द्वारा जो भी निर्देश जारी हो रहे हैं उनका पालन करके। तो ये तो थी आज की बात। तो मैं बात कर रही हूँ देश प्रेम क्या है, देशभक्ति क्या है। ये जरूरी नहीं है कि केवल हम कहें कि सैनिक ही देशभक्त होते हैं, नहीं। देश का हर नागरिक अपने छोटे छोटे प्रयासों से, अपने छोटे छोटे कार्यों से देशभक्ति का परिचय दे सकता है। तो जैसे आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप किस स्तर पर देशभक्ति का और कैसे परिचय दे सकते हैं? आप बताइए। अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखकर, कूड़ा कचरा इधर ना फैलाकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर, जो सार्वजनिक स्थान हैं उनकी सुरक्षा करके, उनको गंदा ना करके। तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिससे हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो जो प्रस्तुत पाठ है उसमें बताया गया है कि जो देशभक्ति है या जो देश प्रेम है वो ऐसे कोई सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है कि हम ये कार्य करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारी देशभक्ति है। और जो देश है वो देश केवल सीमाओं का विस्तार नहीं होता, केवल उसकी नदियां, उसके पहाड़, ये सब उसे देश नहीं बनाते हैं। तो उस देश को देश बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है उनके नागरिकों के द्वारा। जो जिस देश के नागरिक देश के लिए मर मिटने का भाव रखते हो, देश के लिए कुछ भी करने का भाव रखते हो, तो वो देश प्रेम है, वो देशभक्ति है। तो जो प्रस्तुत पाठ है, अगर मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूं तो नेताजी का चश्मा, नेताजी के चश्मे से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शहरों में, हमारे शहरों के चौराहों पर बहुत महान व्यक्तित्व, महान पुरुषों की मूर्तियां लगा दी जाती हैं। और वो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, नेताजी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कहानी जुड़ी, जो प्रसंग जुड़ा, वो जुड़ा नेताजी के चश्मे से। तो एक छोटा सा शहर जिसकी एक नगर पालिका समझते हैं आप? क्या आप बता सकते हैं कि सोनीपत नगर निगम है या नगर पालिका? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 वर्षों से ये नगर निगम घोषित हो चुका है। उससे पहले सोनीपत नगर पालिका थी। तो जो नगर पालिका होती है उसका कार्य क्या होता है? सड़कें बनवा देना, नालियां बनवा देना, ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और शहरों के मुख्य चौराहों पर
किसी महापुरुष की मूर्ति लगवा देना। तो ये सब कार्य नगर पालिका करती है। तो यहाँ पर जिस शहर का वर्णन है वो एक छोटा सा शहर है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसमें एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और नगर पालिका। नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ कार्य तो करती थी, है ना। मैंने अभी अभी बताया, सड़कें पक्की करवा दी, नालियां बनवा दी, ठीक है। तो बात उस समय की है कि नेताजी की मूर्ति लगाने का विचार किया नगर पालिका ने, और नगर पालिका के पास बजट का थोड़ा अभाव था। वो नहीं चाहती थी कि समय और ज़्यादा बर्बाद हो या चिट्ठी पत्री में या किसी अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जाए। तो इन्हीं सभी उलझनों से बचने के लिए नगर पालिका ने निर्णय किया कि हम किसी स्थानीय कलाकार से नेताजी की मूर्ति बनवा लेते हैं। और उस कलाकार ने भी अपना वादा निभाते हुए कहा कि यस, हाँ मैं ये काम करूँगा, और समय पर, जैसा कि समय अवधि है, उस समय अवधि से पहले मैं आपको ये मूर्ति बनाकर दे दूँगा। और उस कलाकार ने, बहुत सराहनीय प्रयास था उसका, उसने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो उसने एक मूर्ति बनाई नेताजी की। मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर जानते हैं आप, एक तरह का पत्थर। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। अगर आपको ध्यान हो, हमारे विद्यालय में भी एक बस्ट है जूनियर विंग वाले लॉन में, ध्यान देना इस बात के लिए। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम, कमसिन होते हैं, जवान जवान, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे याद आ रहे थे। और मैंने पहले ही बताया कि ये एक सफल और सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन उस मूर्ति में एक कमी थी जो कि सबकी आंखों में खटकती थी। वो कमी क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का चश्मा, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है, कुछ वैसा ही चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया गया था। और जो भी उसे देखता था तो एक बार उसका ध्यान उस ओर अवश्य जाता था। तो हालदार साहब जो समय समय पर अपने किसी कार्य से उस कस्बे से गुजरते थे, उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक असली चश्मा है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, कौतुकता जगी उनके मन में, और मन में यह भी विचार आया कि वाह भाई, बहुत अच्छा आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब यहाँ देखो, ये आइडिया, रियल, ये अंग्रेजी शब्द इस पाठ में प्रयोग हुए हैं। तो वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। अब उन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगी, चलो कोई बात नहीं, चश्मा अगर संगमरमर का नहीं है तो क्या हुआ, एक अच्छा प्रयास तो हुआ। तो महत्व जो होता है वो कार्य का होता है, कार्य किस भावना से किया गया है उसका होता है। तो उनके मन में भी आया, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, बल्कि उस भावना का है। वरना आज के समय में देशभक्ति तो मजाक ही होती चली जा रही है। क्यों मजाक होती चली जा रही है? क्योंकि ये जो देशभक्ति है, या ये कहें कि जो हमें आज़ादी आज मिली है, उस आज़ादी के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं की है, हमने कोई त्याग नहीं किया है, इसलिए आज़ादी की कीमत हम नहीं पहचानते। जिन देशभक्तों ने देशभक्ति का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर किया, हम उनकी अहमियत को नहीं समझते हैं। दूसरी बार जब फिर हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें इस बार चश्मा कोई और दिखाई दिया। इस बार गोल चश्मा था। उनका कौतुक फिर बढ़ा, अरे वाह भाई, क्या बात है, मूर्ति जो है वो कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। तो इस तरह से यह क्रम निरंतर चलता। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो वो उस मूर्ति की ओर, उस चौराहे पर लगी हुई मूर्ति की ओर जरूर देखते, और इस तरह से उन्हें आदत पड़ गई थी कि चौराहे पर रुकना, और चौराहे
के पास ही जो पान की दुकान थी वहां जाना, वहां से पान लेना, खाना और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन की जो जिज्ञासा होती है ना, वो शांत नहीं हो पाती। हमें लगता है कि हमें कुछ जानना है, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा ही हालदार साहब के साथ हुआ। तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि ऐसा कैसे। अब पान वाला जो था वो बड़ा खुश मिजाज एक व्यक्ति था, मोटा ताजा व्यक्ति था, और उसे स्वयं भी पान खाने का बहुत शौक था। और शायद यही कारण था कि हर वक्त उसके मुंह में पान ठुसा रहता था, अर्थात वो पान निरंतर खाता रहता था। तो हालदार साहब ने प्रश्न किया कि ये मूर्ति का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है और इसे कौन बदल देता है, कौन चेंज कर देता है। तो पान वाले ने बताया कि एक व्यक्ति है जिसे सब कैप्टन कहते हैं, वो आकर इस चश्मे को बार बार चेंज कर देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आ गई कि कोई व्यक्ति है जो कैप्टन है और उसे शायद नेताजी की जो मूर्ति है बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करता है, वो आकर वहां पर चश्मा पहना देता है। और उसे शायद लगता है कि बिना चश्मे के नेताजी को देखने में असुविधा होती है, और इसलिए वो क्या करता है, उसके पास जो भी उपलब्ध चश्मे होते हैं उनमें से कोई एक चश्मा पहना देता है। और फिर वो चश्मा बदल क्यों देता है, तो उसका कारण क्या है। मान लीजिए वो चश्मा किसी को चाहिए, किसी को पसंद आ गया, किसी की जरूरत है, तो वो नेताजी की मूर्ति से उतार कर वो अपने ग्राहक को दे देता है और उसके बदले में वहां पर नया चश्मा लगा देता है। तो नेताजी को बड़ा अच्छा लगा कि कितना अच्छा आइडिया है कि चश्मा बदल बदल के पहनाया जा रहा है। अब उन्होंने फिर से एक प्रश्न दागा, किस पर, पान वाले पर। क्या हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। ओरिजिनल यानी वास्तविक, असली। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों ही आंखों में हंसा। तो वो मोटा तो था ही, तो उसकी तोंद भी उसके साथ थिरकी, अर्थात हरकत हुई। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर बनाना भूल गया। जो बात पान वाले के लिए बहुत मजेदार थी, वही बात हालदार साहब को चकित और द्रवित करने वाली थी। द्रवित होता है जब हमारे मन में दुख का भाव जगे। तो अब उनकी कल्पना जो है वो अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगे। उन्होंने सोचा शायद महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। पारदर्शी समझते हो ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ग्लास का, है ना। तो अब उसने कोशिश भी की होगी, लेकिन वह असफल हो गया होगा, या फिर बारीकी के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा। तो इस तरह के विचार बार बार हालदार साहब के मन में आ रहे हैं कि उसने ओरिजिनल चश्मा बनाने का प्रयास किया होगा, नहीं बना पाया होगा, वो पारदर्शी चश्मा बनाना चाहता होगा, तो उसे बनाने के प्रयास में वह चश्मा टूट गया होगा, और न जाने क्या क्या हालदार साहब के मन में कल्पनाएं दौड़ने लगी। तो हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा, कौतुक क्या होता है बच्चों, जिज्ञासा भरा लग रहा था। और फिर जब वो जाने को हुए तो उन्होंने एकदम से पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन नेताजी चश्मे वाले का साथी है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। आजाद हिंद फौज बच्चों किसने स्थापना की थी, नेताजी ने, है ना। तो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, भूतपूर्व सिपाही यानी कि जो कभी सेना में सिपाही रह चुका था। तो पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा।
और उसे ये जिज्ञासा हो रही थी कि हालदार साहब को इतनी जिज्ञासा क्यों हो रही है। तो उसने क्या कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो हालदार साहब द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा उन्हें। क्यों? उन्हें लग रहा था कि वो एक अच्छा कार्य कर रहा है और जो समाज है या पान वाला है वो उसे पागल कह रहा है। तो उन्होंने देखा कि वो बेचारा एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था और वो क्या करता था, वो फेरी लगाता था, यानी गली गली जाकर चश्मे बेचने का कार्य करता था। उस बेचारे की तो अपनी दुकान भी नहीं थी। तो सीमित संसाधन होते हुए भी, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, सीमित संसाधन होते हुए भी उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए वह नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदल बदल का चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब के मन में एक कौतूक जगा कि क्या ये सच में कैप्टन रह चुका है या ये इसका नाम है। तो उनके मन में एक कल्पना थी कि वो कैप्टन है तो वो बलिष्ठ होगा, लंबा तगड़ा युवक होगा जो शायद कभी आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा या वो नेताजी को बहुत दिल से पसंद करता होगा। लेकिन यहाँ जब उन्होंने देखा तो यहाँ तस्वीर दूसरी थी। वह एक अपाहिज व्यक्ति था, मरियल सा व्यक्ति था, दुबला पतला सा व्यक्ति था। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 2 साल यही क्रम चला, यही सिलसिला चला। हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, नेताजी की मूर्ति देखते, पान खाते और आगे चले जाते। तो उन्होंने इस दौरान क्या देखा कि कभी वहां पर लाल चश्मा होता, कभी वहां पर काला चश्मा होता, कभी चौकोर, चौकोर समझते हो, स्क्वायर वाला, कभी गोल। तो हर बार उन्हें नया चश्मा मिलता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था, और उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो उनकी जिज्ञासा शांत ना हो पाई, वह किसी से पूछ ना पाए कि आज दुकानें क्यों बंद हैं या फिर मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। अगली बार जब वो वहां से निकले तो फिर से चौराहे पर देखा, मूर्ति की ओर देखा और पान वाले के पास पहुंच गए, पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्यों? पान वाला उदास हो गया और उदासी में ही उसकी आंखें छलक आई और उसने क्या बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब और कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े हुए और उसके बाद वहां से चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम यानी जाति, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बच्चों ध्यान देना, ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम यानी कुर्बान कर देने वालों पर हंसती है। किन पर हंसती है? जिन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है कि जहां से उन्हें मुनाफा हो, जहां से उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा मिले, तो वहां अपनी सेवाएं देने के लिए आज की पीढ़ी तत्पर हो जाती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और उन्हें वह मूर्ति ऐसे दिखाई देगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया कि आज काम बहुत है, वो उनका एक बहाना था, काम बहुत है, आज चौराहे पर नहीं रुकना, पान कहीं और खा लेंगे, तो तुम सीधे ही चलो।
तो ड्राइवर ने भी उनके निर्देशों का पालन किया और जैसे ही वह उस चौराहे से गुजरने लगे तो क्या हुआ, उन्होंने एकदम से गाड़ी रोकने का आदेश दे दिया। क्या कारण था, क्यों उन्होंने एकदम से अपना जो निर्देश है वो परिवर्तित कर दिया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वो गाड़ी रोके? उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था? उन्होंने देखा था नेताजी की मूर्ति पर चश्मा, वो चश्मा जो सरकंडे का बना हुआ था। सरकंडा एक प्रकार की घास होती है, तो छोटे बच्चों ने खेल खेल में वो चश्मा बनाया होगा और नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया होगा। तो छोटे बच्चों का ये जो प्रयास था, वो प्रयास उन्हें इतना भावुक कर गया और उन्हें क्या उम्मीद जगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो महापुरुषों का आदर करती है, उनको आदर देती है और उन महान पुरुषों की जो भी महत्ता है उसे समझती है। तो सरकंडे का चश्मा पहनाया जाना इस बात का प्रतीक था कि हमारे बच्चों में देशभक्ति के भाव हैं, वो महान पुरुषों का आदर करते हैं। तो बच्चों, बात वही है, जो देशभक्ति है वो, उसके लिए कोई पैमाना नहीं है कि आप इस पैमाने पर ये कार्य करोगे तभी आप देशभक्त कहलाओगे। आप अपने छोटे छोटे कार्यों से, छोटे छोटे प्रयासों से देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो एक पंक्तियां कहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश यानी अपना देश, अपने देश के प्रति प्यार हो, समर्पण हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, हम अपने प्रयासों से अपने देश का नाम रोशन करें, ऐसी ही उम्मीद मैं आप बच्चों से भी करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।